चलो, सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो अच्छा लगता है वो आपको गुड रहे। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है हमारा स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली देखो, कल के लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज अबाउट केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड उसके कुछ एप्लीकेशन। एंड उसके बाद में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ग्रेविटेशन जो है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एनसीईआरटी में दिया है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब फ्रॉम द व्यू अगर बुक के पार्ट से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है ग्रेविटेशन वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस टॉपिक का प्रिपरेशन पूरा हो गया है। इस टॉपिक का प्रिपरेशन हमारा 2 साल तक चलता रहेगा। मतलब ये 100% प्रिपरेशन के साथ पूरा हो गया। ये हम जब एग्जाम के पहले 2 महीने फाइनल टेस्ट सीरीज रहेगी तब हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कल से जो एसबीटी रहेगी उसमें 5-5 क्वेश्चन अलग से ग्रेविटेशन के इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये ग्रेविटेशन में हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया था, इन शॉर्ट उसको रिवाइज कर लेते हैं। कुछ 1-2 कंसेप्ट है जो आपको मालूम होनी चाहिए, ये मैं आज एक्सप्लेन करता हूं। एंड उसके साथ में ग्रेविटेशन का क्या क्या पेंडिंग रहेगा एंड उसके बाद में वो कैसे क्लियर होगा वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? ओके, बोर्ड इज नॉट क्लियर, I will check once. Just a minute. क्लियर है? ब्लर हो रहा है अभी भी? कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? बोर्ड क्लियर नहीं लग रहा है? ठीक है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन है थोड़ा सा, वो क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। मैंने थोड़ा ज्यादा क्लियर भी नहीं किया था उसको। ठीक है, वीडियो थोड़ा लैग भी कर रहा थी। जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेविटेशन को। अब ये ग्रेविटेशन मतलब क्या है इसको समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। इसमें कोई फॉर्मूला कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है वो अगर क्लियर हो गया तो आगे टॉपिक पढ़ने के लिए आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन को हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशन मतलब क्या है। It's a phenomenon which involves interaction between the bodies which has a tendency of mass. जिन बॉडी के पास मास होता है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है एंड उनके इंटरैक्शन को स्टडी करने वाली फिजिक्स की जो ब्रांच है उसको हमने ग्रेविटेशन बोला था। फिर ग्रेविटेशन के लिए हमें यहाँ पे मास भी जरूरी था, रिक्वायर्ड था, इसलिए मास को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो उसके बाद में मास को हमने डिफाइन किया था कि एक टेंडेंसी है। मास मतलब क्या है? एक टेंडेंसी है जिसका काम होता है, क्या काम है मास वाली टेंडेंसी का, कि जिस बॉडी को मिल गई उस बॉडी को सराउंडिंग के स्पेस में क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद में हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब होता है स्पेस अराउंड द मास, जिसमें दूसरा मास अगर एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ के सराउंडिंग में जो मून है वो सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यस। जिनका इशू अभी भी सस्टेन है उनका खुद का इशू है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है एंड पूरी आवाज भी ऑडिबल है ठीक से। ठीक है, अगर किसी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आई विल सेंड यू रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है ना? तनया नहीं है बेटा, अभी कुछ भी ब्लर्ड नहीं है। देखो मेरा मोबाइल है यहाँ पे, यू कैन सी दैट, यहाँ पे एकदम पूरा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखी थी, दैट वाज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ जो है, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जितनी भी बॉडीज है उन सारे बॉडीज को अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ को दूसरे काम धंधे ही नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया देखो, क्योंकि हमारी अर्थ आ गई। अर्थ के पास क्या है, तो ह्यूज बहुत बड़ा मास है। अब ये मास का काम क्या होगा उसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। और फर्स्ट लेक्चर में बार बार मैं जो चीजें एक्सप्लेन करता हूं
जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे पढ़ेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक में आपको वही लॉजिकल वही कंसेप्ट के साथ फिर से अगेन एंड अगेन इंटरेक्ट करना है। इसलिए पहला लेक्चर जो है वो एक्सट्रीमली इसेंशियली इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है, मास, चार्ज एंड इनका इंटरेक्शन पढ़ना है। तो होता क्या है, देखो कि हमारे अर्थ के पास ह्यूज ऐसा मास है और इस मास की वजह से हमारे अर्थ ने सराउंडिंग में बहुत बड़ी ऐसी इमेजिनरी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस की है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फील्ड, उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अर्थ क्या करती है, सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सराउंडिंग में जितनी भी बॉडीज है, उनको अट्रैक्ट कर रही है। और अट्रैक्ट करते टाइम उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, अभी एक्सेलरेशन कहां से आ गया बीच में, बेसिक कंडीशन है मैकेनिक्स में, आप ये 9th-10th में पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी के चेंज होने से वहां पे क्या होता है, एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है। वेलोसिटी के चेंज होने से क्या होता है, एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है। यानी सिंपल सी बात है, ये चौक है, पहले ये रेस्ट में था, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब छोड़ दिया, नीचे गिर गया। मैंने नहीं थ्रो किया, मैंने बस छोड़ दिया, मतलब इसको नीचे से कोई तो अट्रैक्ट कर रहा है। ये अट्रैक्ट करने वाला जो एक्सेलरेशन है उसको हमने बोला कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एंड ग्रेविटी ये वर्ड हमने हमारे अर्थ को दिया है। ग्रेविटी का जो मतलब मीनिंग होगा वो रिलेटेड टू अर्थ ही रहेगा। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, और जो था स्मॉल जी इक्वल्स टू जीएम अपॉन आर का स्क्वायर। फिर हमने इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखा था। अब ये वेरिएशन देखते टाइम पहला वेरिएशन आया था, दैट वाज रिलेटेड विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड की वजह से यानी हाइट की वजह से, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने GH इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस H बाय आर का स्क्वायर, ये एक्चुअल में फॉर्मूला। एंड इससे रिलेटेड जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए 3 शॉर्टकट्स हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद में हमने वेरिएशन देखा था विथ डेप्थ, और डेप्थ के लिए वेरिएशन देखने के बाद हमें ये GD मिला था, G इन ब्रैकेट 1 माइनस D अपॉन R। और यहां से हमने डेप्थ की वजह से होने वाला वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस किया था। एंड थर्ड वेरिएशन था ड्यू टू इट्स रोटेशन, या फिर हम उसको लैटिट्यूड बोलेंगे, और ये लैटिट्यूड की वजह से वेरिएशन था G डैश इक्वल्स टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज एंड उनके वेरिएशन हो गए। उसके बाद में मैंने इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट मतलब क्या था, मून को देख के कैसे आइडिया आ गई, फिर रॉकेट उसको कैसे लेके जाता है, रॉकेट लेके जाता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसकी 90 डिग्री से डायरेक्शन चेंज करके उसको जो है अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे सेट कर देते हैं। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना है तो वहां पे रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया VC इक्वल टू रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस H। फिर हमने देखा कि सेम सैटेलाइट को अगर अर्थ से एस्केप कराना है तो उसको एस्केप वेलोसिटी देनी होती है, जो बनेगी रूट ऑफ 2GM अपॉन R। उसके बाद में हमने पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी दैट इज माइनस ऑफ GM अपॉन R, देन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस ऑफ GM अपॉन R, देन टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ माइनस ऑफ GM अपॉन R, एंड अर्थ के सरफेस के ऊपर की बाइंडिंग एनर्जी दैट इज GM अपॉन R। ये सारे कंसेप्चुअल फॉर्मूले यहाँ पे प्रूव किए थे। ठीक है, ये सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, यस तनया, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ बेटा बाद में, ठीक है ना। अभी वो एक पार्ट पूरा लेक्चर में रिपीट नहीं कर सकते, बाद में मुझे रिमाइंड कर लो, मैं एक्सप्लेनेशन सेशन के बाद में रिपीट कर देता हूँ। तो ये हमने अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व होने वाली सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी, एंड ये अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट है तो उसके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले डिराइव किए थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारा पार्ट आप एक पेज के ऊपर लिखेंगे और उसको रूम में स्टिक करेंगे कि हमारा ग्रेविटेशन इतना ही है। मतलब ये फिजिक्स की खासियत है, जिसको अपन 17 से 18 लेक्चर में पढ़ रहे थे वो एक पेज पे खत्म हो रहा है। कंसेप्चुअली अगर उसको क्लियर है आप, तो एक पेज हर रोज अगर रीड करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, इसके गो थ्रू जाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रेविटेशन पूरा का पूरा लर्न हो गया, और ये बात सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में हो सकती है। ठीक है,
अब इसके बाद में हमने सेम पार्ट अप्लाई किया था टू द रिवॉल्विंग सैटेलाइट, ठीक है, फॉर रिवॉल्विंग सैटेलाइट। अब ये रिवॉल्विंग सैटेलाइट के लिए हमने देखा था कि रिवॉल्विंग सैटेलाइट अगर है तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एच। इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। फिर इसकी टोटल एनर्जी होती है माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इन ब्रैकेट अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एच। एंड फिर इसके लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी मिली थी दैट वाज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एच। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के वेरी क्लोज रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में 41% से एंड एनर्जी में अगर 100% से इंक्रीज करेंगे तो वो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस को, अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के चला जाएगा कायमचा परत न येण्यासाठी। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी थी। उसके बाद में लास्ट में हमने इंट्रोड्यूस किया था किसको, केपलर्स लॉ को एंड पीरियोडिक टाइम को। ठीक है, तो यहां पे मुझे मिला था पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट जिसका फॉर्मूला था T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। उसके बाद आते हैं केपलर के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसमें बस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक टर्म इंपॉर्टेंट थी। एंड थर्ड लॉ में सेम रिलेशन हमें यहाँ पे मिलता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एंड एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, उतना उसका कंसेप्चुअल पार्ट इतना ही है ना। इसके एप्लीकेशन इनफाइनाइट है, एप्लीकेशन कितने हैं वो समझ में आएगा। जो लोग रेगुलर एसबीटी को अटेंड कर रहे हैं उन्होंने देखा कि पर डे एसबीटी में 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब लगभग उन्होंने अब तक 150 एमसीक्यू इस टॉपिक के ऊपर यूनिट टेस्ट एंड सारे एसबीटी मिला के सॉल्व किए हैं। एंड सारे क्वेश्चंस मैंने खुद एक्सप्लेनेशन सेशन में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फिर लॉन्ग कट से एंड शॉर्टकट से दोनों मेथड से सॉल्व करके भी दिए है। इसी तरह से आगे अपन ये पार्ट कंटिन्यू रखने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि बुक में जो सिलेबस है वो तो खत्म हो गया, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन है वो खत्म होने वाली नहीं है। कैसे खत्म नहीं होने वाले ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो एसबीटी में कल से मतलब फ्रॉम मंडे से जो रेगुलर 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे वो बेसिक लेवल के नहीं रहेंगे, वो पूरे एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे। यानी 8 to 9 के एक्सप्लेनेशन सेशन में ग्रेविटेशन की कुछ और बातें जो है तो ग्रेविटेशन की लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं है, और दूसरी बात 4 to 5 के लेक्चर में भी नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसे कुछ कंसेप्ट होते हैं कि जो सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड आती है एंड वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इजी होता है। उसको अपन मंडे से फिर डिस्कस करेंगे 8 to 9 के सेशन में। अभी 1-2 कंसेप्ट है जो इस टॉपिक के एसबीटी सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है, उनको कवर अप कर लेते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। अभी मैंने पूरा ग्रेविटेशन का सिलेबस सारे फॉर्मूले जो है यहाँ पे इन शॉर्ट आपको लिख के दिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, एक पेज के ऊपर लिख लो। उस पेज के सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर तो है सबके पास, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप सेंड करेंगे एंड खुद के रूम में स्टिक करके रखेंगे और रोज उठ के बस इतना ही देखेंगे कि ये मेरा ग्रेविटेशन है, खत्म। ग्रेविटेशन मतलब ये नीट के 3 क्वेश्चंस लेके आ रहा है, मतलब ये 12 मार्क्स लेके आ रहा है। अगर जेई के लिए तो ये 2 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन लेके आ रहा है, मतलब 8 मार्क्स लेके आ रहा है। ऐसे हमें रोज दिखना चाहिए। ये हो गया मेरा प्रिपेयर, इसका कुछ काम ही नहीं है। ये सारे फॉर्मूले रोज रीड करने हैं, रोज रात में आके एसबीटी सॉल्व करनी है। 8 to 9 में एक्सप्लेनेशन सेशन में उसको सुनना है। ऐसे सुन लो, अगर आप ये आगे के 3 to 4 मंथ करते जाएंगे तो ग्रेविटेशन आपके ब्लड में आ जाएगा। मतलब ऐसे कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड पार्ट नहीं होगा जो आपको परेशान करेगा ग्रेविटेशन का। ओके, तो आज हमें नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है सेम टॉपिक से रिलेटेड, वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये क्या बात हो गई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। देखो सैटेलाइट क्या होते हैं जो हम लॉन्च करते हैं, अकॉर्डिंग टू उसका एप्लीकेशन वो डिफरेंट टाइप के होते हैं।
ऐसे कुछ जियो होते हैं, कुछ मियो होते हैं, कुछ लियो होते हैं, है ना। जियो मियो लियो क्या है? लियो मतलब लो ऑर्बिटल, है ना। मियो मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिटल एंड जियो मतलब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल। ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट में हम उनको सेटल कर देते हैं। हमें कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद करो कि अगर 36,000 किलोमीटर इतने हाइट पे इमेजिन करो, अर्थ की रेडियस 6400 है, 6400 किलोमीटर है ओनली, और मैं बात कर रहा हूं 36,000 किलोमीटर की। अगर हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर 36,000 किलोमीटर पे कोई सैटेलाइट अगर लॉन्च किया है और उस ऑर्बिट में हम उसको अगर सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, तो उस ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट को बोला जाता है जीईओ, मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और ऑर्बिटल सैटेलाइट। अगर कुछ सैटेलाइट है जिनको हमने 36,000 किलोमीटर टू 2,000 किलोमीटर इसके इन बिटवीन अगर हमने लॉन्च किया है, तो वो बनते हैं मियो, मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट। एंड 2000 किलोमीटर से बिलो, फिर 50 किलोमीटर तक जो भी सैटेलाइट अपन लॉन्च करते हैं उसको लियो बोला जाता है, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट। ठीक है ना। उनका हमें ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करना है, हमें ये इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है इसके बारे में डिस्कशन करना है। क्या होता है ये, बोलो कमेंट फास्ट, क्या आइडिया है आपकी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब क्या होगा? क्या होगा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या होगा? हाँ तेजस, वो तो हो गया, जीईओ होगा। वेरी गुड मयूरी, एक्सेलेंट। इट इज पैरेलल टू इक्वेटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ का ये होता है इक्वेटोरियल प्लेन, इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। एंड इसको परपेंडिकुलर, ये जो है इसको बोला जाता है पोल में से पास हो रहा है, इसलिए पोलार प्लेन। ऐसे दो अर्थ के प्लेन होते हैं। एंड जो भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं मैक्सिमम टाइम्स एक तो वो पोलर ऑर्बिट में या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम उनको लॉन्च करते हैं। सो आई एम गेटिंग सम आंसर्स हियर। कम्युनिकेशन और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मींस व्हाट? तन्विशा वेरी गुड, जो 120 डिग्री कवर करेगा। यमाई बेटा आपका रीनेम करो। यस तन्विशा करेक्ट है। इट टेक्स 24 आवर्स फॉर रोटेशन, एक्सलेंट आंसर तेजस। हाँ मयूरी, ये आपने जो बात बोली है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोल रहे हैं अपन इसको, मतलब वहां पे उसके हेडिंग में सब कुछ आ गया कि इसका बेसिक लॉन्च करने का पर्पस हमारा क्या होगा? क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड उज्ज्वला, नाइस। चलो और लोग, मतलब क्या है कि कोई कंसेप्ट अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको पहले थोड़ा इमेजिन करना है, क्योंकि ऐसे कोई भी कंसेप्ट फिजिक्स में नहीं आएगी जिसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा, कुछ ना कुछ मालूम होगा। तो हमें अगर वो पहले से मालूम है तो वो यूजफुल डेटा है, उसमें अगर कुछ करेक्शंस करने हैं तो उसको रिमेंबर करेंगे। यहाँ पे जो बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इन्फॉर्मेशन अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, आपकी आइडिया थोड़ी सी मेरे भी काम में आ सकती है। श्रवण, हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नहीं सैटेलाइट, वरद कम्युनिकेशन करने के लिए, वेरी गुड। तो देखो बेसिकली क्या हुआ था कि सैटेलाइट की जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, सैटेलाइट होना चाहिए, ये जब सबसे पहले मून को देख देख के लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, तो सबसे पहले सैटेलाइट से रिलेटेड हमारे दिमाग में एक ही एप्लीकेशन था, और वो था कम्युनिकेशन, जो इंक्लूड करता है रिमोट सेंसिंग एंड वेदर फोरकास्ट। रिमोट सेंसिंग एंड वेदर फोरकास्ट अभी आज आ रहा है हमारे बॉम्बे पे कोई ट्वाइको बोल के, है ना। तो ये आने वाला, ये 8 दिन से अपन न्यूज पे देख रहे हैं। ये कैसे मालूम हो गया? तो ये सारा पार्ट जो है वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स ओनली। तो ये सैटेलाइट का एकदम बेसिक पर्पस था, और हमारे इसरो ने भी जब सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया था तो शुरू में रोहिणी जो थी हमारी, रोहिणी 1, रोहिणी 2, रोहिणी 3 सीरीज वाली, वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए नहीं थी, वो बस हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, हमारा बस सैटेलाइट स्पेस में है ये प्रूव करने के लिए थी। लेकिन जब से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे इसरो की बागडोर संभालना शुरू किया, तब उन्होंने 1983 में सबसे पहले इनसैट की इस्टेब्लिशमेंट की थी। इनसैट क्या है? इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, मतलब एक अलग ही टाइप के सैटेलाइट वहां से हम बनाने शुरू कर दिए, जिनका पर्पस सिर्फ कम्युनिकेशन था। मतलब हमारी जो भी इनसैट की सीरीज होती है, जैसे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, आपने उसका नाम पढ़ा होगा
वेरी गुड। तो वहां पे इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3, इनसेट 1A, इनसेट 2A, इनसेट 3A, इनसेट 4A, इनसेट 4C, इनसेट 4CR, ऐसे आज की डेट में हमारे टोटल 15 सैटेलाइट एक्टिव है स्पेस में, जिनका काम कम्युनिकेशन है, या फिर हम उसको बोलेंगे कि वो जियो स्टेशनरी हमारे लिए, ठीक है ना। और जो स्पुतनिक था वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट, वो उसका पर्पस भी यही था, वो कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है ना। अब ये क्या है उसके एप्लीकेशन, ये तो समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट बोल देता हूं, ये आगे हमें सिलेबस में बहुत डिटेल में देखना है। आपको मालूम होगा या फिर नहीं भी मालूम होगा तो और अच्छी बात है, मालूम होगा तो थोड़ी अच्छी बात है, नहीं मालूम होगा तो मेरे लिए और अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे तो आपको थोड़ा सा मतलब मजा आएगा उसमें, कि वायरलेस कम्युनिकेशन एक चीज है। वायरलेस कम्युनिकेशन मींस व्हाट, क्या है कि जो माइक है, अभी मेरे पास वायर्ड माइक है, वायरलेस है लेकिन अभी वो वर्क नहीं कर रहा है, वायरलेस भी है, वायर्ड माइक भी है, मतलब मुझे इंफॉर्मेशन जो मैं अभी बोल रहा हूं, वो बोल के डायरेक्ट इतनी जोर जोर से मैं चिल्ला रहा हूं, क्या आप आपके घर में बैठे हैं और आपको ऐसे दरवाजा खिड़की में से सारा सुनाई दे रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं एकदम आराम से जैसे बातें करते हैं नॉर्मली वैसे मैं बातें कर रहा हूं, और उस बातों को सुनने के लिए कोई भी नहीं है, रूम में अकेला बड़बड़ कर रहा हूं मैं, मेरे सामने कैमरा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक डिवाइस है। इस डिवाइस को बोला जाता है एज ए ट्रांसड्यूसर, हमारे लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, ट्रांसड्यूसर। यस, जी सेट पे आने वाले अपन, ठीक है, वेरी गुड मयूरी, करेक्ट आपका, ठीक है। यह है ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, डिवाइस है विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो बेसिकली क्या होता है, देखो ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि ये माइक ट्रांसड्यूसर मेरे साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मेरे पास है, मैं आपको शो करता हूं, ठीक है ना, हमारा टॉपिक ही सेपरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें मैं क्लियरली आपको पूरा मेंशन करके देने वाला हूं। ये मेरा वायरलेस माइक है, तो ये वायरलेस माइक में बस इतना सा बॉक्स है, मैं इसको कहीं पे भी लेके घूमूंगा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जो माइक मैंने कनेक्ट किया है उसको ऐसे वायर, इसको संभालना पड़ता है चलते चलते इधर उधर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये जो माइक है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से लेके जा रहा है, वहां पे मेरे पास एक डिवाइस है कैप्चर कार्ड, उसमें वो सिग्नल लेके जा रहा है, वहां से वो सिग्नल डायरेक्ट लैपटॉप में जा रहे हैं, मतलब ये वायर का कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर मैं ये डिवाइस यूज करता तो यहाँ पे एक एंटीना आपको दिख रहा है, और ये एंटीना, ये वायर जो है वो मेरे बस यहाँ पे कॉलर पे माइक लगेगी और बाकी वायर का पार्ट खत्म हो जाएगा। यानी ये जो डिवाइस है ये वायर यूज नहीं कर रहा है, ये एंटीना क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, जिन्होंने फाउंडेशन के लेक्चर अटेंड किए थे उनको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। उज्ज्वला, ब्लूटूथ भी वही है बेटा, आने वाला है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, एवरीथिंग जो भी आपके लाइफ के सवाल है साइंस रिलेटेड, उसके 90% आंसर्स हमारे फिजिक्स में ही मिलने वाले हैं, एंड मैं वो देने वाला हूं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज होती है। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस चल रही थी उसकी हिस्ट्री में इन शॉर्ट आपको बोल देता हूं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इसकी आइडिया हमें 1854 में आई थी, जो प्रोवाइड की थी बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कैसे करना है, उसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कैसे करनी है, उसको डिटेक्ट कैसे करना है, इसके अबाउट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी बाय हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में। उसके बाद में 1894 में सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस थे, हमारे कल ही बात की थी हमने, उन्होंने आइडिया रखी थी दुनिया के सामने। तब तक वायरलेस कम्युनिकेशन की आइडिया किसी के पास नहीं थी, उन्होंने सबसे पहले बोला था कि ये केबल विबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हर बार हम वायरलेस मतलब एक जो हमारी एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इमिट करके भी उसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये आइडिया उन्होंने सबसे पहले वर्ड में एक्सप्लेन की थी, लेकिन उनको एक्सपेरिमेंट करके आउटपुट नहीं मिला था। उनके सेम कंसेप्ट के ऊपर इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करता है, एंड जो फ्रेंच चैनल है ना, फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में जो समुंदर है, ब्रिटिश खाड़ी, फ्रांस खाड़ी कुछ तो बोला जाता है उसको, फ्रेंच चैनल है, उसके अक्रॉस उन्होंने सबसे पहले यहां से कुछ बोला था एंड वहां पे रिसीव किया था। ये वायरलेस कम्युनिकेशन की केस में सबसे पहले इन्वेंशन था। लेकिन बाद में तब से आइडिया थी कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो हम एक डिवाइस, जो हॉकी टॉकी होती है ना, कोई बड़ा मैरिज है, कोई प्रोग्राम है, या फिर कोई मिनिस्टर आने वाला है, तो वहां पे पुलिस वालों को दिया जाता है हॉकी टॉकी, तो उसकी रेंज कम होती है, एक पर्टिकुलर किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन बाद में समझ में आ गया कि हमें पूरे ग्लोब को, वर्ल्ड को पूरा कंट्रोल करना है, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये अर्थ के ऊपर रह के नहीं होगी,
ये मून जैसे हमें स्पेस में जाना पड़ेगा, वहां पे जाके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर हम उसको अगर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे तो ये पार्ट फुलफिल होगा। मतलब एकदम सिंपल एग्जांपल 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं कि अभी मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल में जो कुछ भी चल रहा है, क्या चल रहा है, अभी जूम का लेक्चर चल रहा है, यहाँ पे मैं लैपटॉप से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, मेरे पास ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट है, वो क्या कर रहा है कि जूम से जो भी डेटा मिल रहा है वो सीधा प्रोजेक्ट कर रहा है सैटेलाइट में, जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। और वो सैटेलाइट क्या कर रहा है, वो इंटरनेट का जो स्पेस है वहां से एक लिंक हम बना रहे हैं, मतलब एक एड्रेस बना रहे हैं। जैसे आपको मैं 350 को लिंक देता हूं, आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप मेरे से रिकनेक्ट हो रहे हो। अब मेरे से रिकनेक्ट नहीं हो रहे हो, जो सैटेलाइट के पास मेरे डिवाइस से इंफॉर्मेशन जाने वाली है उसी सैटेलाइट से आप खुद को कनेक्ट कर रहे हो। मतलब विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट ओनली ये पॉसिबल है कि आपके मोबाइल में मैं घर में जो लेक्चर ले रहा हूं वो आप लाइव भी दे सकते हो, उसके बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, लेक्चर खत्म हो गया, यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। अब यूट्यूब पे अपलोड हुआ मतलब कहां पे अपलोड हुआ, हमने जैसे बारिश के क्लाउड्स होते हैं वैसे ये विजिबल नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट स्टोरेज के हवा में क्लाउड बना के रखे, एंड उस क्लाउड में हम ये डेटा स्टोर करते हैं एंड उसको पासवर्ड देते हैं, एक रूट एड्रेस देते हैं, और वो मतलब हमारे यूट्यूब के लेक्चर की लिंक है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, मेरा चैनल सर्च करेंगे, वहां पे ये लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने डिफरेंट पाथ दिया है उसको, और वो सिर्फ मिलता है पर्सनल नंबर पे। आप जब मुझे मैसेज करेंगे तब उसको क्लिक किया, आप उसी क्लाउड के साथ रीडायरेक्ट हो रहे हैं, एंड उसमें जो इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, अब कैसे भरी पड़ी है, ये सारा वायरलेस हो रहा है। एंड ये वायरलेस हो रहा है, कर कौन रहा है, ये कर रहा है ये हमारा सैटेलाइट, और उसमें भी कौन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है ना। तो एक लेक्चर में पूरी इंफॉर्मेशन तो मैं आपको नहीं क्लियर कर सकता, लेकिन हमारा सिलेबस ये है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हमें यही पढ़ना है कि ये होता कैसे, आया कैसे, दिमाग में कैसे आया होगा, कैसे डिवाइस मतलब बनाया होगा, कैसे इन्वेंशंस किए होंगे, कैसे प्रोसेस उन्होंने आगे बढ़ाई होगी, वो सारी बातें हमें वन बाय वन विथ फॉर्मूला, विथ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, विथ न्यूमेरिकल, सारी चीजें को देखना है। ठीक है, अभी पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका मतलब एक सैटेलाइट होगा जिसको हम अर्थ के सराउंडिंग में लॉन्च करेंगे। अब ध्यान से सुनो, मैं ये लिख के नहीं दे रहा हूं, ये आपको वन बाय वन मतलब लेक्चर के बाद में इसके नोट्स बनाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक सैटेलाइट होगा जिसको हम अर्थ के सरफेस के ऊपर से लॉन्च कर देंगे, लेकिन लॉन्च इस तरह से करेंगे कि कंपलसरी ये लॉन्च होगा इस प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में। लॉन्च होने के बाद इस सैटेलाइट को जो हम हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल वेलोसिटी देने वाले हैं वो इस तरह से प्रोवाइड करेंगे कि ये बनेगी 24 आवर्स। कितनी बनेगी, सॉरी पीरियोडिक टाइम कितना बनेगा उसको, 24 आवर्स। यानी कंडीशन क्या है, देखो एकदम सिंपल बेसिक केस है। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, मेरे सामने यहाँ पे कैमरा रखा है, वो भी अर्थ के ऊपर रखा है। अब हमारी अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है। कैसे रोटेट हो रही है अर्थ, इसी इक्वेटोरियल प्लेन में वेस्ट से लेके ईस्ट तक। कैसे अर्थ रोटेट हो रही है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन ये होती है। अगर नहीं मालूम है तो 2-4 दिन ऑब्जर्व करो, समझ जाएंगे आप, क्योंकि सन जो है वो हमेशा इस साइड है। तो हम आगे आते हैं, सन मॉर्निंग होती है, फिर दोपहर होती है, फिर इवनिंग होती है, फिर सन चला जाता है मतलब रात होती है। वो प्रोसेस भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी उसका मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अर्थ रोटेट होती है इक्वेटोरियल प्लेन में। उसके बाद इसके डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर से एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं इसी प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में। उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है अर्थ के रोटेशन से, वेस्ट टू ईस्ट, और जिसका पीरियोडिक टाइम भी कितना है, 24 आवर्स है। उससे होता क्या है, ये एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल रहा था कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे सामने ये कैमरा मैंने रखा है। अब अर्थ रोटेट हो रही है और अर्थ के रोटेशन का पीरियोडिक टाइम भी 24 घंटा है, 24 आवर्स है। यानी मैं भी मोशन में हूं, मेरे सामने जो कैमरा रखा है वो भी मोशन में है, लेकिन हम दोनों के मोशन में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों की मोशन की डायरेक्शन सेम है और उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वो भी सेम है। इससे होता क्या है कि हम दोनों की, कैमरा और मेरी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो बनती है। एंड ये जीरो बनने से मुझे ऐसे अपियर होता है कि कैमरा तो स्टेशनरी है, सेम पार्ट आपके लिए एप्लीकेबल है। आपके सामने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी रखा है वो मोशन में है, आप भी मोशन में है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन सेम है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, इसलिए दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बनती है। इसलिए आपको अपियर होता है कि जो लैपटॉप, कैमरा या फिर कंप्यूटर है वो रेस्ट में है। वही कंसेप्ट अपन यहां पे अप्लाई करते हैं कि एक सैटेलाइट हम अर्थ के ऊपर लॉन्च कर दिए,
और लॉन्च करने के बाद क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे प्रोसेस शो कर रहा हूँ कि यहां से हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अब इसकी कंडीशन ये है कि ये अर्थ के डायरेक्शन में रोटेट होने वाला है, इसका रोटेशन का पीरियोडिक टाइम भी 24 आवर्स है। तो अर्थ रोटेट होगी, मतलब जो पॉइंट ए था वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएगा ए। लेकिन जब ये ए यहाँ पे आएगा, ये सैटेलाइट भी मोशन में है और उसकी मोशन भी अर्थ की मोशन के सिमिलर है, मतलब ये भी ए के ऊपर रहेगा। थोड़ी और देर बाद अपन ऑब्जर्व करेंगे तो ये पॉइंट ए यहाँ पे आएगा, तो ये सैटेलाइट भी यहाँ पे आएगा। थोड़ी और टाइम बाद देखेंगे तो यहाँ पे होगा, ये सैटेलाइट भी यहाँ पे होगा। यानी कि एक बार हमने लॉन्च कर दिया तो इस पॉइंट से अगर उसको देखेंगे तो हर बार ऐसे ऊपर ही दिख रहा है, यानी कि वो अर्थ के ऊपर से अगर देखेंगे तो हमें लगता है कि वो स्टेशनरी है। इसलिए बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विच अपियर्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसको हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? एकदम सिंपल बात है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च कर दिया तो ये क्या करेगा, ये इतना एरिया जो 120 डिग्री का होगा, ये पूरा एरिया अर्थ का सरफेस के ऊपर का कवर करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे वेदर, मतलब समुद्र में कहाँ पे जो वेव्स है, वाटर वेव्स है, उनकी हाइट बढ़ रही है, वहां पे जो क्या बोलेंगे हम शिपिंग हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब वो कौन से कंट्री का कहाँ पे जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इस एरिया में, ये सैटेलाइट यहाँ पे बैठ के पूरा उसको इमेज कैप्चर करके, और उस इमेज को जो भी उसका कंट्रोल रूम होगा, हमारा इसरो का अहमदाबाद बेस्ड है तो वहां पे आता है सारा इनपुट, वो कंटिन्यूसली सेंड करेगा। मतलब घर में बैठ के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन इतना पार्ट कवर करके थोड़ी चलता है, हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा सैटेलाइट कवर कर देते हैं जो क्या करता है और 120 डिग्री यहाँ पे, मतलब रिमेनिंग ये एरिया कवर कर देता है। एंड इन दोनों ने जो छोड़ दिया था उसको कवर अप करने के लिए यहाँ पे और एक सैटेलाइट आता है, यहाँ पे 120 डिग्री यानी ये रिमेनिंग एरिया कवर कर लेता है। अब सर्कल है, अर्थ का पूरा एंगल 360 डिग्री है, तो ये 120, ये 120, ये 120, ऐसे 3 सैटेलाइट अगर लॉन्च कर दिए तो ये पूरी अर्थ को कवर कर रहे हैं। क्या हो रहा है, कौन सा बर्ड पाकिस्तान इंडिया की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, अगर हमने डिसाइड किया तो उसको भी अपन देख सकते हैं, उसके ऊपर भी अपन वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोला जाता है। ठीक है, और विच सरफेस इट इज प्लेस्ड डिपेंड करता है मयूरी। अगर इंडिया का है, हमें अगर इंडियन कोस्टल लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, अरेबियन सी के ऊपर कर देंगे उसको लॉन्च। यस, ओनली पर्टिकुलर रीजन। खराब हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं देवेश, फ्यूचर में वो प्रॉब्लम आएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तनिया 3600 नहीं, 36,000 किलोमीटर, तनिया करेक्शन कर लो उसमें एच में, वेरी गुड। और कुछ? हाँ उज्ज्वला, ब्लूटूथ का मैकेनिज्म सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप से वर्क करता है। यस, स्पुतनिक रशिया का था। यस, वेरी गुड, इंडियन नेशनल सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन करने के लिए, वेरी गुड, सारे आंसर्स करेक्ट है बेटा। यस यस, अप्रोक्सीमेशन, यस। वरद क्या चुरा लिया, तो वरद क्या चोरने का है बेटा? हाँ देवेश, हम अप्रोक्सीमेशन ही लेते, 35,775 85 किलोमीटर एग्जैक्ट हाइट है उसकी, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, दैट इज 36,000। वरद सैटेलाइट कैसे चुराएंगे बेटा, ऊपर कौन सा शक्तिमान आर्यमान रजनीकांत जाने वाला है? वरद कुछ भी मत प्लान कर बेटा। हाँ, चुरा नहीं सकते लेकिन हम उसको बर्बाद कर सकते, मतलब ये सारे रिकामी काम पहले, मतलब जैसे कोरोना का पार्ट है वैसे पूरी दुनिया का जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है उसमें चाइना का ही हाथ रहा है। क्या बोलते हैं उसको, देखो मैं नाम भूल गया, उन्होंने एक मिसाइल 2006 में लॉन्च कर दी थी, मतलब इन्वेंट कर दी थी, जो कैपेबल है, किसके लिए कैपेबल है, स्पेस में जो सैटेलाइट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। 2006 में चाइना बना लिया है, 2009 में रशिया अमेरिका ने बनाया था कि वो यहां से मिसाइल लॉन्च कर देंगे। एंड उस मिसाइल की लॉन्च करने के बाद क्या होगा कि चाइना जो है उसके दिमाग में यही चलता है कि आज ना कल झगड़े होने वाले, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो उसको मैं कैसे लड़ूंगा, उसको दूसरे काम धंधे ही नहीं है, तो वो रेगुलर ट्रेडिशनल वॉर टेक्निक छोड़ दे रहा है और वो अलग अलग टेक्निक सोचता है। तो उसके पहले सबसे दिमाग में ये आ गया था कि पूरा जो वर्ल्ड है अभी सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कि सैटेलाइट अगर उसके काम नहीं करेंगे तो उसका कुछ काम ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के सारे सैटेलाइट को बर्बाद कर दिया, मतलब ये खत्म कर दिए, तो पहली बात हमारा इंटरनेट खत्म हो जाएगा, इंटरनेट खत्म हो जाएगा, मोबाइल फोन्स काम नहीं करेंगे,
कॉमन लोगों को छोड़ो, गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं ना, कहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, कहाँ पे जा रहा है, कौन कौन आ रहा है, सारा रिकॉर्ड होता है, वो वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब सैटेलाइट के थ्रू ही कंट्रोल होता है। तो उन्होंने सबसे पहले ये मिसाइल्स बनाई थी कि पहले अपन क्या करेंगे, दुश्मनों के सैटेलाइट ही खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। फिर चाइना ने बनाया, फिर अमेरिकन बनाया, फिर रशिया बना दिए। फिर हम कहाँ पीछे रहने वाले थे, 2016 में 16 में, आपको अगर हिस्टोरिकल इवेंट मालूम होगा तो हमने क्या किया, हमने टेस्ट तो कर ली लेकिन ऐसी वैसी टेस्ट नहीं कर ली। उस टेस्ट में सचमुच में एक सैटेलाइट फोड़ दिया था, ठीक है ना। और उसको फोड़ने के बाद फिर आईएसएस जो है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके सामने एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला था। तो रशिया एंड अमेरिका वाले थोड़े नाराज हो गए थे, हम उनको ऐसे भी काउंट नहीं करते, ठीक है। लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है अभी। यस सूरज है बेटा, डरने की बात नहीं है, नो इशू। यस उज्ज्वला, टूट सकता है ना बेटा, क्योंकि सैटेलाइट में एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गया, सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते अपन यहाँ पे बैठ के। मतलब अगर वो वर्किंग में है तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा इश्यू हो गया तो वहां पे नहीं कर सकते। हाँ डैम, वही तो बोला ना सूरज मैंने, हमारे पास अभी है मिसाइल, डर मत तू, ठीक है ना। चाइना ने कुछ किया तो हम भी मिसाइल लॉन्च करके उनके सारे सैटेलाइट वहां पे डिस्ट्रॉय करने वाले, ठीक है। कम टू द पॉइंट, ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है बेटा, इसका पीरियोडिक टाइम है 24 आवर्स। इसकी अर्थ के सरफेस से जो हाइट होती है एच, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत काम का है। ये नंबर अगर आपने लर्न किए तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो ये सॉल्व करे किए बिना आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो उसकी हाइट होती है 3.6 इंटू 10⁴ किलोमीटर। एंड अगर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस चाहिए मुझे, मतलब स्मॉल आर, जो आर प्लस एच होता है, तो ये स्मॉल आर होता है अप्रोक्सीमेटली 4.2 इंटू 10⁴ किलोमीटर। एंड जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम इक्वेटोरियल प्लेन में लॉन्च कर चुके हैं, उसकी वेलोसिटी होती है 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। ये नंबर लिख लो, लर्न कर लो इनको, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अबाउट डेटा तो फिक्स है। हाँ वरद, वो तो है बेटा, सब तरफ है, इंडियन ही है। सैटेलाइट को ही अगर मिसाइल ज्वाइन किया तो डायरेक्ट स्पेस में ही हम दूसरे सैटेलाइट को उड़ा सकते हैं। देवेश वेरी गुड बेटा, ऐसी चीजें बस पब्लिकली मत बोल, ये सीक्रेट्स है। बहुत अच्छा इन्वेंशन किया है बेटा, ठीक है ना। देवेश बोल रहा है ना, ज्यादा इधर उधर बोलो मत, ये चीजें अपने तक लिमिटेड रखो। देवेश बोल रहा है कि अगर हमने ऐसे प्लान किया होता तो वो सैटेलाइट में मिसाइल पहले से बिठा के छोड़ देंगे और ऊपर जाके दूसरे सैटेलाइट को उड़ा देंगे। ठीक है, एक्सलेंट, वेरी गुड। तेजस, किसका फॉर्मूला चाहिए बेटा आपको? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अबाउट डेटा है, फॉर्मूला किसका चाहिए तेजस? तेजस, इसका, इसका मतलब किसका? कम्युनिकेशन सैटेलाइट का थोड़ी फॉर्मूला होता है। देखो, इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच, इससे ये आ गई। हाँ, मास चेंज का कल का पार्ट रह गया था, तनिया को बोला था मैंने, लेकिन मुझे उज्ज्वला ने याद करके दिया था, वो भी एकदम लास्ट में। उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये नंबर डायरेक्ट लर्न कर लो, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, हम सॉल्व करते नहीं बैठेंगे। करने तो फॉर्मूले प्रीवियस ही यूज होंगे, नए फॉर्मूले नहीं इसको, लेकिन इसके अबाउट डेटा फिक्स है, इसलिए इसको एज इट इज रिमेंबर करो। अब तक मतलब 2020-21 तक एक अराउंड 2800 सैटेलाइट है जो एक्टिव है। ऐसे लॉन्च तो बहुत सारे कर दिए, खराब भी हो गए, ऐसे टाइम पास के लिए लॉन्च कर दिए, उनका क्या हुआ मालूम भी नहीं है। ऑन रिकॉर्ड, जैसे आपने कुछ तो मूवी देखी होगी अभी, कौन सी, टेनेट, टेनेट में भी बोला कंसेप्ट दिए वो, और उसके बाद में एमआई में भी थी, MI5 में, है ना, अनिल कपूर MI6 में था शायद, हाँ MI6 में, कि प्राइवेट सैटेलाइट है। ऐसे कितने हैं वो ऑन रिकॉर्ड मालूम नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड लगभग 2800 सैटेलाइट्स है, जिसमें से लगभग 1364 सैटेलाइट जो है वो इसी पर्पज के लिए, कम्युनिकेशन पर्पज, रिमोट सेंसिंग पर्पज, वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पज, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग पर्पज, इसी के लिए ये यूज किए जाते हैं। इनको छोड़ के जो है वो प्राइवेट एप्लीकेशन से, मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको लेके जाना है तो उसके लिए वो सैटेलाइट यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, आई एम गेटिंग, हाँ तेजस हो गया। वरद, रेन में कैसे काम करते हैं? गुड क्वेश्चन। तने आप क्या भूल गई? हाँ कल भूल गई थी आप, ठीक है। सूरज, ग्रेविटी बराबर है।
मैंने आफ्टर अर्थ मूवी देखी है सर। हाँ आफ्टर अर्थ भारी एकदम ठीक है। हाँ वर्थ का क्वेश्चन है कि ये सैटेलाइट रेन में वर्क कैसे करते हैं। तो रेन जो है ना बेटा, रेन मतलब पाउस, ये गिरता है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर मैक्स टू मैक्स ट्रोपोस्फीयर की थोड़ी सी लेयर। समझ में आ रहा है ना, मतलब इनकी हाइट 80 टू 200 किलोमीटर से कम होते हैं। जो हमारे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उनकी हाइट तो 16 किलोमीटर से भी कम पे होती है। और सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं 36,000 तो रेन तो क्या, रेन का मतलब दादा परदादा भी वहां तक नहीं जाता है बेटा, इसलिए रेन का वहां पे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है ना, समटाइम्स नो सिग्नल कम्स तनया। ओके, ये लेक्चर में बोल रहे हो आप या एक्चुअल में बोल रहे हो सैटेलाइट से रिलेटेड? सैटेलाइट का, हाँ करेक्ट है, सैटेलाइट का सिग्नल नहीं मिलता है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्लाउड्स आ गए बीच में। उसमें भी अभी मैं थोड़ा सा आगे जब कम्युनिकेशन, अभी नहीं, अभी और मजा कब आएगा जब हम 12th एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोडायनामिक्स के टॉपिक शुरू करेंगे कि केनली हेवीसाइड लेयर जो है, S2 K2 लेयर जो है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उनके रिफ्लेक्शन को अपन अच्छे पर्पस के लिए कैसे यूज करते हैं, फिर सैटेलाइट की वर्किंग को वो कैसे इफेक्ट करते हैं। मतलब सैटेलाइट जो है वो एक केनली हेवीसाइड लेयर है, मतलब ओजोन स्फीयर के ऊपर गैसेस का आयोनाइजेशन हो रखा है। आयोनाइजेशन मतलब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वहां पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, और हमारे सैटेलाइट उसके ऊपर है। तो उसके ऊपर के सैटेलाइट तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंड करना है, वहां से उसको वापस आना है। इसके लिए क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा पार्ट हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यस फैयाज, नहीं फेस करेंगे नेचुरल कैलेमिटीज, बिकॉज ये नेचुरल कैलेमिटीज हमारे सराउंडिंग में 8-10 किलोमीटर पे होता है, ऊपर नहीं होता है। स्टोन मतलब मेट्रॉइड बोलना है बेगौरत आपको, लियो स्टेशनरी, लो ऑर्बिट, यस। हाँ मेट्रॉइड्स होता है ना बेटा, लेकिन हम पहले से डिटरमाइन करते हैं कौन सा आने वाला है, होता है बहुत बार होता है ऐसे। यस, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तेजस से आ रहा है, इज देयर यूनिट टेस्ट टुमारो? यस डेफिनेटली यूनिट टेस्ट विल बी देयर टुमारो बेस्ड ऑन पूरा टॉपिक। ठीक है, वरद एक्सप्लोजन होते हैं ना सैटेलाइट के बेटा, बहुत सारे होते रहते हैं। कल भी मैंने साइड बोली थी, स्टेपिंग डॉट स्पेस पे जाओ, पूरी स्पेस डेब्रिज दिखेगी। स्पेस डेब्रिज मतलब क्या है, सैटेलाइट तो है, कुछ टूट चुके हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ खत्म हो गई, कुछ बिगाड़ उनमें हो गया, हमारा संपर्क अगर टूट गया उसको वैसे ही छोड़ना पड़ता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते वापस जाके। अभी इसके बारे में तो कंफ्यूजन है बेटा, आई कैन कंक्लूड तनया, ये वायरस से रिलेटेड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ रिलेशन है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट देम। ग्रेविटेशन में न्यूमेरिकल्स ही है क्या? नहीं, ग्रेविटेशन छोड़ बेटा, पूरे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही भरे पड़े। ठीक है ना, ऐसा टॉपिक ही नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। टेस्ट का टाइमिंग कल 4 to 8 PM, 4 बजे से 8 बजे तक टेस्ट विल बी देयर। ठीक है, चलो कल का पॉइंट मुझे कवर करना है। मयूरी, लाइटनिंग भी बेटा, ये क्लाउड की लाइटनिंग मतलब क्या है? लाइटनिंग मतलब क्या है? लाइटनिंग मतलब है वीज, है ना? क्या होता है लाइटनिंग, क्यों फॉर्म होती है? दो क्लाउड्स आते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, उनके कोलिजन से एक क्लाउड के इलेक्ट्रॉन जंप करके निकलते हैं, दूसरे क्लाउड के इलेक्ट्रॉन जंप करके निकलते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन रास्ते में मिल जाते हैं, झगड़ते हैं, और वहां पे झगड़ते टाइम क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है हीट के फॉर्म में, इसलिए हमें वो दिखाई देता है, लाइट दिखती है। एंड सारे इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए, मतलब उनका पोटेंशियल एक्सट्रीमली हाई बनता है। अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल उनको ट्रैवल करना होता है। ये है लाइटनिंग जो क्लाउड से फॉर्म होती है, और मैंने पहले ही बोला है कि क्लाउड्स बहुत क्लोज होते हैं अर्थ के एज कंपेयर टू सैटेलाइट। हाँ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं बेटा, इसलिए तो अभी मतलब जब थोड़ा सा क्लाउड्स वगैरह आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। मेरे पास तो ब्रॉडबैंड है, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकता है, रेंज वेरी करेगी ना मोबाइल की। यस, चलो, तो कल का जो पार्ट था कि मास में वेरिएशन होता है या नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड अब मैं एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी वर्किंग में 1360 कुछ तो है बेटा, 1364 के अराउंड वर्किंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट है देवेश। हाँ मास के बारे में हम 10 बार, मतलब टॉपिक में जब कभी भी मास की बात आई थी तो हम यही रिपीटेडली बोलते थे कि मास विल रिमेन सेम वॉट एवर बी द कंडीशन, उसको अर्थ के सरफेस के ऊपर लेके जाओ या फिर अर्थ के सरफेस के अंदर लेके जाओ, मास में वेरिएशंस नहीं आने वाले। लेकिन ये अल्बर्ट आइंस्टाइन था, बहुत ही अल्बर्ट था, उसने क्या किया, E=mc² के साथ में जो टाइम स्पेस रिलेटिविटी, मोशन का किस किस के ऊपर क्या क्या कैसे कैसे इंपैक्ट होता है, वो थ्योरी जब इंट्रोड्यूस कर दी, तो इसने ये बेसिक प्रिंसिपल जो है
साइंस के ऐसे पूरे वाइब्रेट करके रख दिए, हिला के रख दिए, ये पढ़े कि आप ये पढ़े, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन के सारे अभी प्रूव नहीं हुए हैं, इसलिए हम जो पहले से चल रहा है उसको एक करेक्ट है ये अज्यूम करके चलते हैं। तो बस यहाँ पे एक फॉर्मूला में एडिशनल दे रहा हूं, उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हमें सॉल्व नहीं करना है, उसको मतलब किसी एप्लीकेशन में भी हमें अप्लाई नहीं करना है। बस है एक कंडीशन जहां पे मास कैन चेंज, एक कंडीशन है जिसमें मास चेंज हो सकता है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली थी। मैं उसको कल इंट्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन कल हम भूल गए थे, तो आज मैं बोलता हूं। ये रिलेशन है, यहां पे एम डैश का मतलब होगा न्यू मास, अगर चेंज हो रहा है तो न्यू मास। एम जीरो का मतलब होगा ओरिजिनल मास, पहले जो था वो। वी का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जिसका मास यम है। एंड सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आइंस्टाइन ने बातें बोली थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लाइट के स्पीड से अगर स्पेस में से ट्रैवल कराएंगे, भेजेंगे, तो उसका मास क्या होता है, कम होता है, चेंज होता है। अब देखो कैसे चेंज होगा मास, उसको अगर देखेंगे कि अगर हमने, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमने मतलब अचीव कर लिया किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से अपन फेंक रहे, तो उस केस में क्या होगा, ये वी सी बनेगा, सी बाई सी 1 बनेगा, 1 स्क्वायर 1 बनेगा, 1 - 1 0 बनेगा, मतलब मास ऑफ द बॉडी यहाँ पे इंफिनिटी बनेगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन प्रैक्टिकली लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर एका सेकंदामध्ये, इतनी स्पीड है लाइट की। और हम कितनी अचीव कर सकते हैं, 10 किलोमीटर पर सेकंड, वो भी बड़ी मुश्किल से। 11 किलोमीटर पर सेकंड इतनी अचीव कर ली तो बॉडी चली जाएगी अर्थ को छोड़ के। इसका मतलब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए है नहीं अभी। हाँ, फ्यूचर में अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम कुछ दिनों बाद लाइट की स्पीड, इतनी स्पीड डेवलप करेंगे, तब ये चीजें पॉसिबल होने वाली है। एंड तब बहुत सारी बातें बदलने वाली है जो आइंस्टाइन ने बोली थी, तब मजा आने वाला है। लेकिन उसको टाइम है, हमारी 2-4 जनरेशन निकल के जाएगी, मतलब हम 2-4 बार ऊपर जाके नीचे आने वाले हैं, कोरोना की वजह से वो स्पीड बढ़ने वाली है। तो अभी टेंशन मत लो, ठीक है ना। आई एम गेटिंग सम डाउट्स हियर। देवेश, ओके। Ujjwala, when object going to change with depth and mass of the earth decrease, object going to change with depth and mass of the earth decrease। नहीं समझा बेटा मुझे आपका डाउट, पर हमें कैसे किया लाइट की स्पीड कैलकुलेट। हाँ, वो मजेदार बात है बेटा, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको फिजाऊ का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा। और ये फिजाऊ जो था वो जापानीज साइंटिस्ट था, जिसने 1849 में, मतलब जब तक हमारे लिए लड़कियों के लिए स्कूल भी नहीं खुला था, तब उसने एक्सपेरिमेंटली लाइट की स्पीड डिटरमाइन की थी, ठीक है ना। अब सारी बातें तो एक टॉपिक में नहीं होगी आगे, मतलब यू कांट इमेजिन, इतना भयानक, क्या बोलते, मजेदार टॉपिक से, जैसे इमेजिन करो, और वही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आने वाला है, और उससे मतलब ये इंटरेक्शन बहुत बढ़ने वाला है और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ, तेजस को देखो, स्टिक टू द यूनिट टेस्ट है। सर टुडे इज माय फर्स्ट डे। रोहन, जिनका फर्स्ट डे है बेटा, आप क्या करो कि इस नंबर के ऊपर मुझे आपका व्हाट्सएप पे आपका नाम एंड स्कूल नेम मैसेज करो। मैं आपको इस टॉपिक के प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर, देन हमारा ऐप है जिसके ऊपर हमें रोज टेस्ट देनी पड़ती है, एसबीटी स्कोर बूस्टिंग टेस्ट, एंड हर रात 8 to 9 PM को हमारा एक्सप्लेनेशन सेशन होता है, जिसमें एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उस बैच में मैं आपको ऐड कर सकता हूं, ठीक है ना। और फ्रॉम मंडे जो है हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली सोपा होगा, सिंपल होगा, ठीक है ना। एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल, एक एकदम सिंपल, ऐसे कॉम्बिनेशन हम वहां पे मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात, टुमारो यूनिट टेस्ट विल बी देयर व्हिच विल इंक्लूड होल ग्रेविटेशन, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लेके ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट तक सारे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और क्वेश्चन 20 है, उसका टाइम स्टार्ट में 1 आवर रखूंगा, और जो मार्क्स से 20 × 4 80 मार्क्स की टेस्ट रहेगी। चलो, इसको छोड़ के और कुछ डाउट्स। टेस्ट कहां पर होगी उज्ज्वला, मैंने आपको ऐप की लिंक सेंड की है, शायद से नहीं की है, मुझे मैसेज करो, मैं लिंक सेंड कर देता हूं। ऐप आपको टेस्ट के ऊपर देनी है। तेजस, वेक्टर्स क्या वेक्टर्स? तनया, इफ यू डेवलप स्पीड ऑफ लाइट देन वुड बी एबल टू टाइम ट्रैवल। सर डेफिनेटली तनया, मतलब सारे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं अपन, टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। यस यस यस, वेरी गुड प्रणीता, जा सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मंडे को समझ में आएगा। लाइट की स्पीड तो
ओल्ड्रोमर ने किया था ना, एक्सपेरिमेंटली फिजाओ की थी बेटा चैप्टर, वो मंडे को समझ में आएगा बेटा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रेविटेशन टॉपिक ये 4 to 5 में खत्म हुआ है, लेकिन एसबीटी प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन सेशन में ये चलता रहने वाला है। और भी बहुत सारी बातें, जैसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है इनसाइड द अर्थ, स्फीयर के लिए कितना, रिंग के लिए कितना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ मासेस, बट मैं वो 8 to 9 के सेशन में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, एकदम इंटरेस्टिंग सिंपल टॉपिक होगा, जो एकदम फिजिक्स की बेसिक बेसिक बातें आपके सामने लेके आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सूरज ऐड किया था ना कल, नहीं किया? ठीक है, कर देता हूं।